हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्यूचर वेजिटेबल्स के बारे में जो कि फार्मर्स के इनकम को डबल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि डबलिंग ऑफ फार्मर जो है, फार्मर के इनकम को कैसे डबल किया जाए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाएं ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं और स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को इंक्रीज़ किया जा सके। तो हमारे पास जो वेजिटेबल्स का कंसेप्ट है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो रहती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स रहती हैं, यानी कि कम समय में उगने वाली सब्जियां हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है हम इन सब्जियों से ले सकते हैं। तो इससे हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनसे फार्मर्स जो हैं अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। एक वेजिटेबल्स जो ऐसे हैं जिन्हें कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, और पर दूसरी वेजिटेबल्स इस तरह की हैं जिनके बारे में हमें बहुत ही कम नॉलेज है और जिनको जो है अभी कमर्शियली यानी कि एक इस लेवल पे कल्टीवेट नहीं किया जा रहा ताकि जो फार्मर है वो एक अच्छी इनकम या एक अच्छा बेनिफिट गेन कर सके। तो आइए हम बात करेंगे आज एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के बारे में, यानी कि ग्रोइंग ऑफ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स इन हिल्स, उसका क्या रोल है एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? एग्जॉटिक का मतलब है विदेशी और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, तो इन्हें हम विदेशी सब्जियां कहते हैं। यानी कि ये बहुत ही स्वाद, इनका रंग और पौष्टिक जो इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत ही फेमस है ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में आती हैं। सबसे पहले मैं इन एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के बारे में या उनके कुछ नाम के बारे में आपको बता दूं और उनके बारे में जानकारी दूं। तो एक वेजिटेबल्स है जिसे कि हम केल कहते हैं। केल एक हरी पत्तेदार सब्जी है जिससे कि विटामिन्स और मिनरल्स हमें भरपूर मात्रा में मिल सकता है। दूसरी जो एक हमारी इम्पॉर्टेंट ब्रोकली जो रहती है, एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जो कि एग्जॉटिक वेजिटेबल है। ये अपने ब्रोकली जो है, ब्रोकली का जो टेस्ट है वो बहुत ही एक तीखा सा टेस्ट रहता है। तो इसलिए ब्रोकली का भी एग्जॉटिक वेजिटेबल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और इस तरह की वेजिटेबल्स को अगर हम कमर्शियली लेवल पे फार्मर्स को इन्फोर्स कर रहे हैं कि वो कमर्शियली इन वेजिटेबल्स को ग्रो करें, तो वो अच्छा सा अच्छा रिटर्न और बेनिफिट गेन कर सकते हैं इन वेजिटेबल से। तब अगली जो वेजिटेबल है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बता दूँ इनमें से, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक वेजिटेबल है जैसे कि हम लेट्यूस यानी कि सलादरी का पत्ता जिसे कहा जाता है, सलाद का पत्ता, तो वो बहुत ही फेमस है, जिन्हें कि मोस्टली जो है बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ या एक्सेट्रा इस तरह के फास्ट फूड में यूज़ किया जाता है। तो जो आप कह सकते हैं लेट्यूस का यानी कि क्रिस्पी टेस्ट रहता है। उसके बाद मैं बात करूँगी एक और वेजिटेबल की जिसे कि हम हैबनेरो पेपर कहते हैं। पेपर एक प्रकार की मिर्च ही है जो अपने तीखे स्वाद के लिए जानी जाती है। तो बहुत सारी और भी इस तरह की वेजिटेबल्स हैं जो कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के अंदर आती हैं। तो जितना भी कंटेंट मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगी वो रहेगा इंट्रोडक्शन एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के बारे में, एडवांटेजेस क्या हैं, स्टेटस क्या है एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का, और स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या अपनाई जाएं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, और जो फ्यूचर में या फिर हिली टेरेन्स में क्या स्ट्रगल्स हैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को लेके। तो सबसे पहले आइए बात करें एग्जॉटिक वेजिटेबल की। जैसे कि मैंने ये बताया कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो हैं वो अपने स्वाद और रंगों के लिए जानी जाती हैं, और ये वेजिटेबल्स जो हैं विदेशों से इंट्रोड्यूस की गई हैं हमारी कंट्री में। यानी कि हमारी कंट्री में एक्चुअल में इनकी जो ग्रोइंग थी वो नहीं होती थी, प्रोडक्शन नहीं होती थी, और बट अब इन वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी कंट्री में। तो ये वेजिटेबल्स जो है एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के नाम से जानी जाती हैं। अब
एक्सॉटिक वेजिटेबल्स में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन क्रेट्स में वेजिटेबल्स जो लगी हैं वो सारी की सारी एक्सॉटिक वेजिटेबल्स के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पे ये केल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सॉटिक वेजिटेबल है, लेट्यूस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स है, और मैनी अदर वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्यूस है जो कि रेड लेट्यूस जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिसे कि आप पिज़्ज़ाज़ में और बहुत सारी फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ हो रहा है। देन सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रोकली के बारे में। ब्रोकली जो कि एक एक्सॉटिक वेजिटेबल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि ये कोल्ड सीज़न की वेजिटेबल है। जनरली एक ऐसी विदेशी सब्ज़ी है जो कि अपने रंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसकी अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ये जनरली जो ब्रोकली है, ब्रोकली एक इस तरह की क्रॉप है जिसमें के जो पत्ते रहते हैं वो बड़े रहते हैं, और जनरली यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वेजिटेबल है ब्रोकली, यहाँ पे इसका जो कलर है वो पर्पल है, यानी कि ये पर्पल ब्रोकली है। पर्पल जो है, पर्पल कलर जो है एंथोसाइनिन, यानी कि इसमें एंथोसाइनिन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करती हैं। तो ब्रोकली जो है, ब्रोकली जनरली अगर हम देखें तो आजकल अभी जब हम ब्रोकली की बात कर रहे हैं तो हमें हरे रंग की ब्रोकली या हरे फूल वाली ब्रोकली जो है ज़्यादातर बाज़ार में मिल रही है, या फिर इसे हम स्प्राउटिंग ब्रोकली भी कहते हैं। स्प्राउटिंग ब्रोकली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्प्राउट्स हैं, यानी कि अगर मैं बताऊं तो स्प्राउट्स आप इन्हें कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रोकली है, ब्रोकली का डंठल है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो स्प्राउट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के स्प्राउट्स जब ब्रोकली में देखने को मिलेंगे तो वो वेजिटेबल्स जो हैं उनका जो वेजिटेटिव पार्ट है और जिसे हम खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है। तो पर्पल कलर की ब्रोकली है, यानी कि अपने बैंगनी रंग के लिए जानी जाती है। और हाँ, एक और तरह की ब्रोकली होती है जो कि सफ़ेद रंग की होती है। तो इस तरह से मैं अगर इसके कुछ इम्पॉर्टेंस के बारे में, या फिर इसकी आप कह सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताऊं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं ब्रोकली में, जैसे कि विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, विटामिन के और फोलेट जैसे आयंस पाए जाते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव एजेस में वुमेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली वुमेंस में फॉलिक एसिड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से अर्ली स्टेजेस में, रिप्रोडक्टिव अर्ली स्टेजेस में वुमेंस को जो है फेस करना पड़ता है इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके। तो इन वेजिटेबल्स में जो है कैंसर रोधी होते हैं, यानी कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जो कि जिनमें कैंसर जैसे बहुत सारे ऐसे कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं जो कि कैंसर के खतरे को कम करने में हमारी मदद कर सकती हैं। अगर और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं तो जनरली जो है इसका जो, अगर हम हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कॉरोनिक डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को भी कम करने में हेल्प करती हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हृदय रोग के खतरे को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की वेजिटेबल्स को अगर हम जनरली ग्रो कर रहे हैं तो हम एक अच्छा जो है रिटर्न, एक मार्जिनल फार्मर या आप कह सकते हैं एक स्मॉल होल्डर फार्मर बहुत अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो क्योंकि आजकल हमारी जो डिमांड है वो कम फूड है, और कम फूड की अपेक्षा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या इस तरह के वेजिटेबल्स खाएं जो जिनमें कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो। तो अगर इस तरह के वेजिटेबल्स को एक फार्मर ग्रो कर रहा है तो वो अच्छे से अच्छा रिटर्न जो है गेन कर सकता है। अगर इनकी वैरायटीज़ की बात की जाए तो कौन कौन सी वैरायटीज़ अभी तक इन वैरायटीज़ ब्रोकली की वैरायटीज़ रहती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के रिगार्डिंग अगर कहें तो पूसा KTS1, पालम समृद्धि, पालम कंचन और पालम हरितिका। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी है पालम कंचन, समृद्धि और हरितिका। देन
अबाउट द चेरी टोमेटोज़। टोमेटोज़ के बारे में तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि चेरी टोमेटो जो हैं और टोमेटोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इनमें विटामिन ए और सी की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। पर एक इम्पॉर्टेंस अगर मैं बात करूं और एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल के बारे में बात करूं जो कि एक्जॉटिक है तो वो रहती है चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो एक ऐसी टमाटर की सब्ज़ी है, एक विदेशी सब्ज़ी है जो कि अपने अनोखे स्वाद और रंग के लिए प्रसिद्ध है। आप अगर कलर को देखें तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सा कलर, एक शाइनी सा कलर है इसका, और इसके बहुत सारे जो टाइप्स रहते हैं, चेरी टोमेटो के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। जैसे कि चेरी टोमेटो जो है वो विटामिन्स और शुगर के रिलेटेड कंटेंट में ज़्यादा पाया जाता है, पर अगर इनकी बात करें तो इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत कम रहती है, इसलिए इन्हें प्रोसेसिंग पर्पज़ से कम यूज़ किया जाता है। जनरली हम इन वेजिटेबल्स को जो है डेकोरेटिव पर्पज़ से यूज़ करते हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जो है 5 स्टार होटल्स में ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इनका जो टेस्ट है, यानी कि इनका अनोखा स्वाद है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, तो उसकी वजह से इस वेजिटेबल की, जो कि एक एक्सॉटिक वेजिटेबल है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चेरी टोमेटो के अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें विटामिन सी की जो मात्रा है वो भरपूर पाई जाती है जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, जैसे कि इसका जो रेड कलर है वो लाइकोपीन की वजह से होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी जो बॉडी है उसमें आने वाले काफ़ी जैसे तनाव रहता है या फिर कुछ एंग्जाइटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी और ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे कि इनसे कंट्रोल किया जा सकता है। देन पोटाशियम जो है चेरी टोमेटो में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में या उसे कम करने में हेल्प करता है। देन फाइबर्स भी जो है चेरी टोमेटो में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन को हमारे मैं कह सकती हूँ कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर यूजेस की बात करें तो इस तरह के जो टमाटो हैं उनको जनरली हम सलाद की फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर सैंडविचेस में, पास्ताज में, और टोमेटोज़ का ऑलवेज़ एक यूज़ बताया गया है सूप में, तो सूप में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अगर बात करूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड चेरी टोमेटो के बारे में बताया, तो एक टोमेटो रहता है जो कि येलो चेरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये इस तरह का चेरी टोमेटो है जो अपने पीले रंग और मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। तो चेरी टोमेटो है तो इसकी एक अपनी ही अनोखी एक इम्पॉर्टेंस है जिसके बारे में बताया। अगर इस तरह की क्रॉप को डे टू डे लाइफ में और एक फार्मर जो है कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर रहा है तो एक अच्छा रिटर्न ले सकता है, क्योंकि हमारी मोस्टली जो कंट्री है वो मॉल न्यूट्रिशन से, जैसे कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको अगर देखा जाए तो मॉल न्यूट्रिशन हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इन वेजिटेबल्स को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इस तरह की बीमारियों से भी हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको, पॉपुलेशन में होने वाली इन तरह की बीमारियों को कम कर सकते हैं। देन यूरोपियन कैरेट्स, जैसे कि जो आप देख सकते हैं, मैंने नाम से ही बताया यूरोपियन कैरेट्स, यानी कि ये कैरेट्स जो हैं यूरोप से इंट्रोड्यूस की गई हैं इंडियन कंडीशंस में। तो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जो कि पोटैटो के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस वेजिटेबल की, क्योंकि कैरेट्स जो है यूरोपियन कैरेट्स कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कैरेट्स में। ये भी एक तरह की गाजर ही रहती है जो अपने बहुत ही अलग से टेस्ट और डिफरेंट से कलर के लिए जानी जाती है। जैसे कि इसके बहुत इम्पॉर्टेंट अदर कल्टीवार्स रहते हैं, या आप कह सकते हैं बहुत तरह के प्रकार भी होते हैं यूरोपियन कैरेट्स के। और जनरली चाइना में इसकी अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो 31% शेयर है जो कि चाइना जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कैरेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए का, और इसमें सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कुछ वैरायटीज़ की अगर बात करें तो जीनो,
नेंटिस, हाफ लॉन्ग, चेंटनी, ऊटी वन, इम्परेटर और डेनवर्स रहती हैं, जो कि यूरोपियन कैरेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। और जो आप बात करें अगर चेंटनी की, तो चेंटनी जो है एक इस तरह की कैरेट है जो अपने रेड कलर के लिए और बहुत ही स्वीट टेस्ट के लिए जानी जाती है। और डेनवर्स जो हैं, डेनवर इस तरह की है जो अपने जो शेप है और शेप इसका जो आकार है उसके लिए जानी जाती है। और देन जो पर्शियन गाजर रहती है वो अपने छोटे साइज़ के लिए और स्वीट टेस्ट के लिए जानी जाती है। तो इस तरह की गाजर हैं जो अलग अलग स्वाद, अलग अलग प्रकार और अलग अलग आकार के लिए जानी जाती हैं। देन यूरोपियन जो कैरेट्स रहती हैं, इनके अगर हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, जो कि आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड और हमारी फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड, तो विटामिन ए का जो कंटेंट है इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए का जो कंटेंट है इसमें ज़्यादा होने की वजह से हमारी आई हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। देन फाइबर्स, यूरोपियन कैरेट्स में फाइबर जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर कैरेट्स की बात करें तो कलर की वजह से अगर मैं बता दूं तो बीटा कैरोटीन ज़्यादा होने की वजह से इसमें इस तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज है, जो हमारे बॉडी में होने वाला तनाव है उसको कम करता है और उससे बचने में हमारी हेल्प करता है। और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं यूरोपियन कैरेट्स। या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सोटिक वेजिटेबल्स का ओवरऑल जो रोल है वो एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोवाइड करना, फाइबर्स को प्रोवाइड करना और कैंसर एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी की तरह काम करना और वाइटामिन और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनसे उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही है। तो वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारी जो हेल्थ है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो अगर फार्मर जो है इस तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो एक अच्छा रिटर्न एक अच्छा इनकम गेन कर सकते हैं और इन वेजिटेबल्स को ग्रो करके। देन लेट्यूस जिसे कि सलाद का पत्ते के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सोटिक वेजिटेबल है लेट्यूस जो है वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 वेजिटेबल है जो कि जिससे कि आप हरे पत्तेदार सब्जियों में काउंट करते हैं। तो नीलगिरी हिल्स और हिमाचल प्रदेश जो हैं इसके लीडिंग सप्लायर है लेट्यूस के। तो लेट्यूस जो है अपने जैसे कि मैंने बताया क्रिस्पी टेस्ट के लिए जानी जाती है और बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि टाइप्स और अलग से वैरायटीज़ बताई गई हैं, हेडिंग और क्रिस्प हेड और आइसबर्ग टाइप, देन लूज लीफ और लीफ लेट्यूस, देयर आफ्टर रोमेन और कॉस, देन स्टेम और एस्पैरागस लेट्यूस। तो सबसे पहले हेडिंग और क्रिस्प टाइप लेट्यूस की बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसका जो टेस्ट है वो क्रिस्पी रहता है और जो इसके पत्ते हैं यानी कि जो इसकी हरे पत्ते रहते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही टाइट से फोल्ड रहते हैं। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं हेडिंग टाइप के लेट्यूस की वो ग्रेट लेक्स, आइसबर्ग, एलामो और इथेशिया रहती हैं। देन लूज लीफ जैसे कि इस तरह के पत्ते जब पाए जाते हैं तो वो लूज लीफ लेट्यूस में काउंट की जाती हैं, यानी कि जिन्हें हम लीफ लेट्यूस भी कहते हैं। इनमें कम्पैक्ट हेड नहीं रहता और लीफ का एक बंच देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी विथस्टैंड कर सकते हैं और लूज लीफ जो है स्टोरेबिलिटी को भी इसके स्टोरेबिलिटी यानी कि कम रहती है, कम से कम टाइम में ही इन्हें हमें कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये जो वैरायटी है इसकी रहती है ब्लैक सीडेड सिम्पसन वैरायटी है जो कि बहुत फेमस वैरायटी है लूज लीफ की। देन रोमेन और कॉस लीफ, ये जो वैरायटी है जनरली अपराइट रहती है, इलोंगेटेड और लूज हेड रहता है। देयर आफ्टर स्टेम और एस्पैरागस लेट्यूस नॉन हेडिंग टाइप की वैरायटी रहती हैं जिन्हें कि हम जनरली एज ए स्ट्यू की फॉर्म में यूज़ करते हैं चाइनीज़ डिशेज़ में। अब अगर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं तो इसमें विटामिन ए और सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो हमारी आँखों की सेहत के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि
हमारी आई के जो मूवमेंट है, आई का जो कंट्रैक्शन है उसको भी कम करता है, और फाइबर जैसे जो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। देन अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का कंटेंट में इसमें ज़्यादा पाया जाता है, और एंटी कार्सिनोजेनिक जो कि कैंसर रोधी गुण रहते हैं वो भी लेट्यूस में ज़्यादा रहते हैं, जो कि कैंसर के खतरे को कम करने में हेल्प करते हैं। अब उसके बाद मैं बेबी कॉर्न्स की बात करूं तो बेबी कॉर्न्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं। यानी कि कॉर्न्स यानी कि मक्की, मक्की की खेती हम वैसे भी करते हैं, बट बेबी कॉर्न जो है एक विदेशी सब्जी है जो कि अपने अनोखे रंग और स्वाद के लिए बहुत ही फेमस है। तो स्वीट बेबी कॉर्न जो है एक इस तरह का बेबी कॉर्न रहता है जो अपनी जनरली मीठे स्वाद के लिए फेमस है, और बेबी कॉर्न एक ऑन द कॉब रहता है जिसके ऊपर जो है वो कॉब रहता है, तो ये इसको जो है फ्रेश रखता है। और फ्रेश बेबी कॉर्न्स, फ्रोज़न बेबी कॉर्न्स, अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं जो कि इसके शेल्फ़ लाइफ के रिगार्डिंग रहती हैं। तो इसमें भी विटामिन सी और फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जनरली हम बेबी कॉर्न्स को सैलड की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टिर फ्राई की फॉर्म में भी, और या आप कह सकते हैं ग्रिलिंग भी इनकी की जा सकती है, और सूप के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरली फ्रेश और प्रिजर्व भी की जा सकती हैं, और जैसे ही पॉलिनेशन होगी उसके लगभग 18 से 24 दिनों के बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में बेबी कॉर्न उगाया जाता है, और मेघालय में, देर आफ्टर तमिलनाडु, कर्नाटका और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे अभी तक इसकी जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल लिमिटेड की जा रही है। इसकी वैरायटीज़ की बात की जाए जो कि IRI न्यू दिल्ली से रिलीज़ड हैं, VL42 और MEH14, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं बेबी कॉर्न की। अदर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की बात करें तो सेलेरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज ए एग्जॉटिक वेजिटेबल। देयर आफ्टर पार्सले, पार्सले जो कि एक हरी पत्तेदार सब्ज़ी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग ये, इसका अगर आप देखें तो एक पंजेंट सा टेस्ट रहता है पार्सले का। और सेलरी जो है, सेलरी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। गोल्डन सेलरी रहती है, रेड सेलरी और यूटा सेलरी, देन पासो डिओग्रो सेलरी, जिसमें कि जनरली ये अपने जो इसका पत्ता होता है या स्टेम रहती है वो बहुत ही मुलायम रहती है, और क्रिस्पी इसकी स्टेम्स होते हैं खाने के लिए, और इसका जो कलर है बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। इनमें जनरली विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और सेलरी का जो सूप है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें विटामिन ए की जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, जो हमारी आई की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देन फाइबर जो है सेलरी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र, जिसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। देन सम एंटीऑक्सीडेंट्स के कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में जो हमारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। देर आफ्टर पार्सले की अगर बात करें तो पार्सले जो है एक अनदर इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जो कि एक्सोटिक वेजिटेबल में काउंट की जाती है। ये धनिए की तरह ही रहती है जनरली इसके अगर पत्तियों को देखें, बट ये जो इस तरह की आप कह सकते हैं एक मेडिसिनल प्लांट भी है, एक हर्ब है, मेडिसिनल हर्ब है, जो कि अपने डिफरेंट से कलर और टेस्ट के लिए फेमस है। अगर इसमें भी विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। देर आफ्टर जुचीनी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सोटिक वेजिटेबल है। तो जुचीनी का जो रोल है अगर आप देखें तो एक जनरली हम वेजिटेबल की तरह सब्ज़ी को जब पका कर खाया जाता है उसकी तरह इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो ब्लैक जुचीनी भी रहती है, येलो, राउंड, और एक कॉर्नल जुचीनी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। तो इसमें विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और जनरली जो डाइजेशन के लिए फाइबर्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी हेल्प करते हैं।
देयर आफ्टर कलर्ड कैप्सिकम। कलर्ड कैप्सिकम जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कलर्ड कैप्सिकम। कलर्ड कैप्सिकम में बहुत सारे कलर्स रहते हैं जिनमें अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। देयर आफ्टर रेमनेस्को कॉलीफ्लावर। रेमनेस्को कॉलीफ्लावर एक कॉलीफ्लावर का ही टाइप है, बट आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह का कॉलीफ्लावर है और बहुत ही डिफरेंट सा। अगर पूरी की पूरी वेजिटेबल्स में, एक्सोटिक वेजिटेबल्स में देखें तो इसका जो अलग सा शेप रहता है, अलग सा आकार रहता है और टेस्ट रहता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। देन इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं रोमनेस्को कॉलीफ्लावर में, जैसे कि इटालियन रोमनेस्को। इटालियन रोमनेस्को बहुत ही बड़ा होता है और हरे रंग का होता है। जनरली इसके हरे कलर के फूल रहते हैं। इन्हें अगर कहें तो ये फ्लावर्स रहते हैं। देन फ्रेंच रेमनेस्को, फ्रेंच रेमनेस्को जो है, फ्रेंच रेमनेस्को यानी कि नाम से क्लियर है, फ्रेंच में ज़्यादातर पाया जाता था फ्रेंच रेमनेस्को। और इसका जो कलर है वो फ्रेंच रेमनेस्को का जो कलर रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो फूल का कलर है वो हरा है, उसका जो कलर रहता है फ्रेंच रेमनेस्को का वो जनरली सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का। देन अमेरिकन रेमनेस्को। अमेरिकन रेमनेस्को एक इस तरह का कॉलीफ्लावर का टाइप है जिसके जो पत्ते रहते हैं बहुत ही बड़े और हरे रंग का इसका जो है फूल रहता है। इसमें भी विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं एंड एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रेमनेस्को कॉलीफ्लावर में। इसका अगर यूजेस के बारे में बताया जाए तो यूजेस जनरली इसका सैलड फॉर्म में यूज़ करते हैं, सूप फॉर्म में, स्ट्यूज़ में, स्टिर में और ग्रिलिंग में। तो अदर हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताएं तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं अदर वेजिटेबल्स के, जो कि आपके एक्सोटिक वेजिटेबल्स में आती हैं, जैसे कि कोलार्ड ग्रीन। कोलार्ड ग्रीन जो है हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचने में हेल्प करता है। कोलार्ड ग्रीन जो है वो हमारे सिस्टम को बूस्ट अप करता है और हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। देन एरिगुला। एरिगुला जो है वो कैंसर के से लड़ने की इसकी बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है और एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराता है हमें, और एक हेल्दी बोन्स यानी कि इसमें कैल्शियम का जो कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, तो ये बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। देयर आफ्टर आइसबर्ग, जैसे कि मैंने बताया, लेट्यूस का टाइप रहता है जो कि हार्ट डिजीज़ में और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हेल्प करता है। केल का इम्पॉर्टेंस जो है, विटामिन के का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है केल में, तो ब्लड क्लॉटिंग को जो है उसमें हेल्प करता है। देन हेल्दी विज़न के लिए, रेटिनल फंक्शंस के लिए और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन ए, सी, ई, के, B6 और बहुत सारे अदर विटामिन्स हैं जो इनमें, देन फोलेट्स आयन, कैल्शियम के आयन्स, मैंगनीज, पोटाशियम, कैल्शियम, फाइबर और कोलाइन, इस तरह का जो कंटेंट है, आयरन का कंटेंट भी इस तरह की वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाया जाता है। देयर आफ्टर मस्टर्ड ग्रीन्स। मस्टर्ड ग्रीन में विटामिन ए और विटामिन 6, B6, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसमें जो कैलोरीज रहती हैं 15 कैलोरीज रहती हैं। तो ये वेजिटेबल्स जो हैं एलडीएल, मस्टर्ड ग्रीन जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प करता है, स्पेशली कैंसर रिलेटेड। देयर आफ्टर रोमेन। रोमेन जो है एक तरह का लेट्यूस है जो जिसमें 10 कैलोरीज पाई जाती हैं और विटामिन ए, सी, के, आयरन का कंटेंट, फोलिन, कोलाइन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है। देन स्पिनच भी एक तरह का हमारी एक्सोटिक वेजिटेबल में ही आता है जो ब्लड सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग करता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। इसमें जो अगर विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन B6, सी, ई और के का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। स्विस चार्ट जो है हमारी बॉडी में हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यूज़ को
मेंटेन करने में, हार्ट रेट को इम्प्रूव करने में, ब्लड प्रेशर को कम करने में, शुगर लेवल को कम करने में, देन एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने में। क्योंकि हमारी जो कंट्री है माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा शिकार है। आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो कि रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन है, वो मोस्टली एनीमिक पाई जाती है। तो इन तरह की अगर वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाएगा तो एक तो अच्छे से अच्छा बेनिफिट्स, और दूसरा जो हमारा न्यूट्रिशनल बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। देयर आफ्टर टर्निप ग्रीन्स जो हैं वो आपके शलगम के जो पत्तियां रहती हैं उस तरह का जो वेजिटेबल्स रहती है, ये कोलेजन के सिंथेसिस में हेल्प करती है, जो कि हेल्दी बोन्स, वो जो हमारी हड्डियों में मजबूती होती है उसे बनाए रखने में हेल्प करता है और एक एंटी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। इसमें पाए जाने वाले जो विटामिन्स रहते हैं, विटामिन ए, विटामिन B6, C, E और K रहते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं इन तरह की वेजिटेबल्स में। देन एडवांटेजेस क्या हैं कि क्यों इन वेजिटेबल्स को हम ग्रो करें, तो ये एक अर्निंग का सोर्स हो सकते हैं। जितने भी मैंने वेजिटेबल्स के बारे में, उनकी इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया कि हेल्थ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंस, अब मैं कंसेप्ट डबलिंग ऑफ फार्मर्स कर रही हूँ और दूसरा मैं कंसेप्ट एक न्यूट्रिशनल वैल्यू को देके कर रही हूँ, क्योंकि दोनों का आपस में इस तरह से कोरिलेशन है कि आज की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फूड के लिए, और एक इस तरह का फूड, एक इस तरह की वेजिटेबल्स जिनमें न्यूट्रिशन का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाए और इजीली कंज्यूमेबल हो। तो इन तरह की वेजिटेबल्स को अगर एक फार्मर ग्रो कर रहा है तो रियली वो अपनी इनकम को डबल कर सकता है, अच्छा प्राइस फेच कर सकता है मार्केट में, क्योंकि एक अच्छा इकॉनमी का सोर्स है। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इनका जो सीड रहता है वो रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो सकता है। देन सेकेंड है एडवांटेजेस का, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स एज अ न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू। तो ये मैंने सारा आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया कि किस तरह से इन वेजिटेबल्स की कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है और क्यों हम इन वेजिटेबल्स को ग्रो करने जा रहे हैं। देन एज ए होम गार्डन, अगर इन वेजिटेबल्स को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम एक किचन गार्डन्स, होम गार्डन्स में इनको ग्रो कर सकते हैं और अपनी डेली नीड, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ने जो एक नियमित किया है कि इतना वेजिटेबल्स, इतना ग्राम, इतना कंटेंट हमें पोटाशियम और इतना कंटेंट हमें पर्टिकुलर मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहना चाहिए, तो उन कमियों को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम इन्हें कमर्शियल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्मॉल स्केल पे इनकी फार्मिंग को कर रहे हैं या पार्ट टाइम फार्मिंग कर रहे हैं, तब हम अपने दूसरे क्रॉप के साथ एक अच्छा जो रिटर्न है, एक अच्छा प्राइस जो है फैच कर सकते हैं। दूसरा, प्लेन्स में इन वेजिटेबल्स को जनरली ऑफ सीजन वेजिटेबल्स में ग्रो किया जा सकता है, जिसकी वजह से एक कमर्शियल प्रोडक्शन और मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इन तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो करने का जो मकसद है वो यही है, एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जाए, इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाया जाए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कम किया जाए, एंड देन फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। देयर आफ्टर अगर हम स्टेटस की बात करें, एक्सॉटिक वेजिटेबल्स का क्या स्टेटस है इंडियन कंडीशंस में, तो इंडियन कंडीशंस में अगर बात करें तो हमारे जो पॉली हाउसेस हैं वहाँ पर जनरली एक्सॉटिक वेजिटेबल्स की जो खेती है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। ऑलमोस्ट 50% फ्लावर्स जो हैं वो कल्टिवेट कर रहे हैं फार्मर्स, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं एक्सॉटिक वेजिटेबल कल्टीवेशन की तरफ। और जनरली ओपन एरिया में अगर इसकी कल्टीवेशन देखी जाए तो लगभग 3 से 5% हो गई है। इसकी जो लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हिली टेरेन्स में इनकी कल्टीवेशंस हो रही हैं, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें, दूसरा उत्तराखंड, ऊटी, सांगली, सतारा, नासिक, पुणे, जम्मू, बेंगलोर और हैदराबाद जैसी कंडीशंस में एक्सॉटिक वेजिटेबल्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सॉटिक वेजिटेबल्स हम फार्मर्स की इनकम को डबल करने में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एक्सॉटिक वेजिटेबल्स का। देयर आफ्टर, यानी कि ये किसानों की आय को दुगना कर सकती हैं।
और क्योंकि एक उच्च मांग और एक उच्च मूल्य वाली रहती हैं ये सब्जियां, इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि ब्रोकली, जुकीनी, बेल मिर्च, आर्टिचोक, एस्पारेगस और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि बाज़ार में या फिर आप कह सकते हैं जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। देन एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का जो अगर रेट है वो 15 से 20% पर एनम रहता है और जनरली डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। और इंडिया जो है, इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग मोर देन, यानी कि इंडिया में 85% एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का जो इम्पोर्ट है वो हो रहा है। तो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के दो इम्पॉर्टेंट नीच रहते हैं, यानी कि दो लोकेशंस पे इनकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है, सबसे पहले बात करें मार्केट, होटल, इंडस्ट्रीज़ और देन एक्सपोर्ट। यहाँ पे इनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है एक्सॉटिक वेजिटेबल्स का अगर हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन के अलावा भी वेजिटेबल्स जो कि एक्सॉटिक वेजिटेबल्स हैं उनकी कल्टीवेशन भी कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है हम स्टैंड कर सकते हैं। देयर आफ्टर इंक्रीजिंग डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में बताया कि इनकी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिच वेजिटेबल्स हैं। इनकी डिमांड तभी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको कम करने में हमारी हेल्प कर रही हैं। These vegetables are getting increasing demand in 5-star cultures of cosmopolitan cities। तो cosmopolitan cities में इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है, जनरली 5-star होटल्स में। अब स्टेटस क्या है एक्सॉटिक वेजिटेबल्स का हिली एरियाज़ में? तो हिली एरियाज़ में जब इन वेजिटेबल्स की बात की जा रही है तो मैंने बताया कि अनोखे स्वाद, रंग, फ्लेवर, फ्रेशनेस, स्वीटनेस और क्रिस्पीनेस, तीखे स्वाद के लिए ये जानी जाती हैं। जैसे कि मंडी और चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश के जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे यूरोपियन वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली ब्रोकली, चाइनीज़ कैबेज और लेट्यूस की कल्टीवेशन जो है वो कमर्शियल स्केल पे की जा रही है। दूसरा, लाहौल स्पीति जो कि ट्राइबल, जहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो जनरली स्विच कर रहे हैं हमारी कल्टीवेशन को ट्रेडिशनल से एक्सॉटिक की तरफ। देयर आफ्टर मोर एरिया जो है इज बीइंग पुट अंडर कल्टीवेशन ऑफ एक्सॉटिक वेजिटेबल्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस ये है हिली वेजिटेबल्स का कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, हिली एरियाज़ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है एक्सॉटिक वेजिटेबल्स के लिए। और क्योंकि इनका जो इंक्रीज़ है वो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा हो रहा है, हमारे स्टेट में टूरिज़्म जो है ज़्यादा होने की वजह से जो नीड है वो नीड और अप्रोच वो दोनों ही ज़्यादा हो रही हैं टवर्ड्स द एक्सॉटिक वेजिटेबल्स। Then about the agroclimatic conditions prevailing in several parts of the northern western Himalayas are very favorable for growing exotic vegetables। तो मैंने बात की थी कि जो हमारा क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है एक्सॉटिक वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि सॉइल भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। जनरली ठियोग और मतियाना की जो बेल्ट्स हैं वहाँ पे हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग के अलावा हम शिफ्ट हो रहे हैं एक्सॉटिक वेजिटेबल्स के ऊपर, जहाँ पर प्रेजेंटली अगर बात करें तो ब्रोकली, सिवॉय कैबेज और चाइनीज़ कैबेज जैसे जो एक्सॉटिक वेजिटेबल्स हैं उनकी कल्टीवेशन ज़्यादा हो रही है। देन स्नो पीस की जो कल्टीवेशन है वो नौराधार एरिया, जो सिरमौर का नौराधार एरिया है, यूरोपियन कैरेट्स की कल्टीवेशन किन्नौर में, और कलर्ड कैप्सिकम की जो कल्टीवेशन है वो सोलन जैसे एरिया में की जा रही है। तो यहाँ पे बताया कि मैंने कि स्टेटस क्या है एक्सॉटिक वेजिटेबल्स का हमारे हिमाचल प्रदेश की कंडीशन में, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा रहा है, लार्ज स्केल पे उसकी कल्टीवेशन की जा रही है। At present, the area under vegetable farming in Himachal Pradesh is this, and vegetables are generating more than 3500 to 4000 crores annually, living behind the fruits। यानी कि फ्रूट्स की जो इनकम है उसको पीछे छोड़ के हमारी जो वेजिटेबल्स से हमें इनकम हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रही है। देन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं वेजिटेबल्स को ग्रो करने के, कहाँ कहाँ हम एक्सॉटिक वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं? तो सबसे पहले सॉइल बेस्ड, यानी कि ओपन में ग्रो कर सकते हैं, शेड नेट्स, पॉली हाउसेज, ग्रीन हाउसेज और किचन गार्डन्स में। देन हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो वेयर हाउसेज में, होम यूनिट्स में और पॉली हाउसेज में हम इन वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन वेजिटेबल से वर्टिकल स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे की जा रही है, और जब हम लेट्यूस को ओपन फील्ड कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं तो कितने अच्छे से इसकी जो कल्टीवेशन है वो लार्ज स्केल पे की जा रही है।
तो यहाँ पे सॉइल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है एक्जॉटिक वेजेस को ग्रो करने के लिए, जैसे कि शेड नेट्स का यूज़ किया जा रहा है, पॉली हाउसेस का यूज़ किया जा रहा है। देन सम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स, जैसे कि आप इंडोर हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी में भी किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स में, यानी कि हाइड्रोपोनिक कंडीशंस में एक्सॉटिक वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा रहा है और कितनी अच्छे से इसकी जो कल्टीवेशन है वो लार्ज स्केल पे की जा रही है। अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, अब बात आती है कि अगर कोई भी फार्मर एक्जॉटिक वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है अपनी आय को दुगना करने के लिए, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या रहती है। सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है B2B एंड B2C। सबसे पहले है B2B। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं वो रीसेलर्स, मॉल्स, मार्केट यार्ड्स और सब्जी मंडीज़, इंस्टीट्यूशंस और एक्सपोर्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए। देन B2C का मतलब है सीधा बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ई कॉमर्स पे जैसे कि होम डिलीवरीज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप, मोबाइल से कॉल्स कर सकते हैं। इन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे कि हम अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देन अबाउट ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट है बिग बास्केट के नाम से। देन स्टॉल्स, वीकली बाज़ार, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ और काउंटर सेल्स, देन ओन शॉप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्स कंडीशन में जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, व्हाट्सएप पे या फिर आप कॉल करके कैसे इन वेजिटेबल्स को ईजिली गेन कर सकते हैं। देन बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि B2B मार्केट के जो रेट्स हैं वो डिमांड की सप्लाई, कितनी डिमांड है उसकी सप्लाई पे, डिमांड की जो सप्लाई है वो कितना डिपेंडेंट है उस पर डिपेंड कर रही है। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रेट्स जो हैं वो बेस्ड रहते हैं वैल्यूएबल आइटम के ऊपर, यानी कि जितनी ज़्यादा आइटम का वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही जो रेट हैं वो फिक्स किए जाते हैं। देयर आफ्टर इट विल फैच द गुड प्राइस टू द प्रोड्यूसर्स। देयर आफ्टर B2C का मतलब है कि कैसे जो है हम, जैसे कि मैंने यहाँ बताया बिज़नेस टू कंज्यूमर, जो मॉल्स में इसके रेट्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे अर्न किए जा रहे हैं ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके। सो दीज वेजिटेबल्स आर जनरली यूजिंग फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम, क्योंकि हमारे जो फूड साइंटिस्ट हैं ICMR की जो एक रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली 300 ग्राम पर वेजिटेबल को अगर हम डाइट में ले रहे हैं तभी हम अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। देन लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न रहता है। दूसरा, हम ऑफ सीज़न में भी इनकी कल्टीवेशन को ग्रो कर सकते हैं और देन सॉइल में ओपन में और हाइड्रोपोनिक्स में, पॉली हाउसेज में भी इन क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, यानी कि थ्रू आउट द कल्टीवेशन जो है इन क्रॉप्स की पॉसिबल रहती है, तो फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है। अब मेजर स्ट्रगल्स क्या है एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, हम इस वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं हिली एरियाज़ में, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। बट जो एक फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग के बेस पे हमारा जो मेन रहता है कि मार्केट तक कैसे वेजिटेबल्स को, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स को पहुंचाया जाए, तो एक बहुत ही मेजर स्ट्रगल है। और दूसरा, एक लेबर, जो स्किल्ड लेबर रहती है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इस तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं। देन लैक ऑफ प्रॉपर मार्केट और मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो एक प्रॉपर मार्केट अगर हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से इनकी जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है अगर प्रॉपर मार्केट हमें नहीं मिल रही है। तीसरा, अभी तक इतनी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ नहीं बनी है इन वेजिटेबल्स में कि इन वेजिटेबल्स को बहुत ही ज़्यादा बहुत कमर्शियल स्केल पे ग्रो किया जाए। कमर्शियल स्केल पे तो किया जा रहा है, पर उससे भी एक एट पार लेवल है, उस पर अगर ग्रो करना है तो इनमें इम्प्रूव्ड और एडवांस्ड वेराइटीज़ का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए, कीटों से लड़ने के लिए हेल्प कर सके। देन हमारी जो एरिया है जहाँ पे जैसे इंडियन कंडीशंस की बात करें तो जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं वो अभी तक कम हैं। दूसरा, मैंने बताया कि बायोटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं और जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादातर पेरिशेबल्स होती हैं। तो इस तरह की जो वेजिटेबल्स का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के लिए,
हिली एरियाज़ में, बट जो बायोटिक प्रॉब्लम्स होने की वजह से और एबायोटिक प्रॉब्लम्स होने की वजह से और रिसर्च जैसे एरिया में कम इसका एक्सप्लोर होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स इसमें हमें या स्ट्रगल्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सो स्ट्रगल्स हमारे जो हैं सॉइल से रिलेटेड कंडीशन में है, क्योंकि जो हिली एरियाज़ हैं उनकी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ही कम है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने की वजह से इनमें जो मेजर न्यूट्रिएंट सोर्सेज हैं वो कम है, जिसकी वजह से हमारे जो ऊपर जो सॉइल की ऊपर वाली जोन है, जैसे हम हार्ड पैन कहते हैं, वो बहुत शैलो रहते हैं, डेप्थ उसकी शैलो रहती है, और एक अच्छा जो बेस है वो प्लांट को प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो मेन क्रॉप रहती है वो डैमेज हो सकती है। देन टोपोग्राफी जो है अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, जैसे कि हिली एरियाज़ की अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी होने की वजह से सॉइल का जो इरोजन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। समटाइम्स रॉन्ग कल्टीवेशन प्रैक्टिस, जैसे कि झूमिंग प्रैक्टिसेस की वजह से भी जो सॉइल का इरोजन है वो ज़्यादा रहता है। तो बाकी अदर कंस्ट्रेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट तक पहुंचना, हाई एनर्जी इनपुट्स को यूज़ करना, देन ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स का यूज़ होना, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है इन वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन के लिए। Thereafter, low crop yield due to the seed material of high yielding varieties, non availability। तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनका जो सीड है जब हमें अच्छे से अवेलेबल नहीं हो रहा है, या फिर जो सीड हमें मिल रहा है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रिच है। देन क्रॉप इनपुट्स में हमारे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, अगर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही या फिर मानसून के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस है, इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज़ अगर प्रॉपर नहीं है, तब भी हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं जा सकते, यानी कि डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को ग्रो करने में सक्सेस नहीं हो सकते। तो एक प्रॉपर लैक है हमारे जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए। देन कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ का प्रॉपर ना होना, देन ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर ना होना, ये कुछ स्ट्रगल्स हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूँ, यस दीज वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। स्मॉल और लार्ज होल्ड फार्मर्स या फिर मार्जिनल फार्मर्स की जो इनकम है उनको डबल कर सकते हैं, और हमारी जो इंडियन कंडीशंस है उसमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी होने की वजह से हम इन वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स जो है ऑफ सीजन वेजिटेबल्स में भी काउंट की जा सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हम इनका मार्केट में गेन कर सकते हैं। देन हाई मार्केट का पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में इंक्रीज़ होने से की वजह से हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनसे आउटपुट आप कह सकते हैं एक बेनिफिट गेन कर सकते हैं। बट इंडिया इज़ स्टिल इम्पोर्टिंग 85% ऑफ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स। तो हमें इस लेवल को 100% तक रीच करना है ताकि हम फार्मर्स की जो इनकम है उसे इंक्रीज़ कर सकें। तो एक बहुत ही अच्छा कोट है जो कि थॉमसन एडिसन ने दिया था, दैट द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्ग ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रैदर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस विद न्यूट्रिशन। सो यस, दिस इज़ द फैक्ट कि एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जो हैं इस फ्रेम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था एक बेसिक फार्मर के लिए, एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के रिगार्डिंग। So thank you everyone.